हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा सेंटेंस करेक्शंस का, जो आपका आईबीपीएस बैंक पीओ में 22 या 23 तारीख को किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। और ये कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा इसमें पूरा सेंटेंस करेक्शन का। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है 27 तारीख को, और आपका आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी के जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और एट द सेम टाइम आपका आईबीपीएस पीओ का जो मेन एग्जाम होगा, मेंस का जो एग्जाम होगा, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सॉल्यूशन जो है ये 22 या 23 तारीख को किसी शिफ्ट में हुआ है और स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ और इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा आपके नेक्स्ट एग्जाम का। देखिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। दे अंडरस्टूड हाउ जस्ट अ ट्विच, अ शफल, स्मर्क और ए ग्लेयर on stage or screen can give audience more insight into the impenetrable depth of a personality than a thousand word dialogue। ये सेंटेंस आया है आपका स्पॉटिंग एरर में 22 या 23 तारीख को आया है। और ये देखिए कितना ट्रिकी सेंटेंस है, कितना लेंथी सेंटेंस है। ये सेंटेंस एग्जामिनर ने डेफिनेटली उसमें पोइट्री में से किसी में से लिया है या लिटरेचर का एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में देखिए काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए हैं, जैसे ट्विच है जिसका मतलब होता है एक झटका देना, और सफल है मतलब अदला बदली करना, स्मर्क इसका मतलब स्माइल होता है, ग्लेयर का मतलब चमक होता है। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है? इस पूरे सेंटेंस का पहले मतलब समझिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। दे अंडरस्टूड हाउ जस्ट अ ट्विच, अ शफल, स्मर्क और ए ग्लेयर ऑन स्टेज और स्क्रीन can give audiences more insight into the impenetrable depth of a personality than a thousand word dialogue। सपोज स्क्रीन पर या स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस चल रही है और कोई व्यक्ति उसमें एक 1000 वर्ड का डायलॉग बोलता है, तो उस डायलॉग से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि वहां पर जो रियल परफॉर्मेंस हो रही है, जिसमें जिसमें ये सारे इमोशंस यूज हो रहे हैं, स्मर्क है, शफल है, ट्विच है, ग्लेयर है, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में चूंकि ये पास्ट में यूज हुआ है, तो इसलिए यहां पर इस सेंटेंस में गलती क्या है? इस सेंटेंस में गलती है यहां पर, ये जो पार्ट है इस कैन की जगह आपको लिखना होगा यहां पर कुड, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है और यही इसमें गलती है। तो इसमें जो एरर होगी वो होगी सेकंड पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका स्क्रीन तक है, सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है यहां से, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो सेकंड है। यदि आपने ये आंसर लगाया है तो ये आपका सही है। ठीक है, तो ये है आपका। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आईबीपीएस पीओ मेंस में आएंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिए। पूरे 10 क्वेश्चंस हैं और 10 का मैंने बिल्कुल सही इसमें सॉल्यूशन आपको बताया है, तो इससे आप मैच कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को और आगे के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Gone are the days when people used to plan and save for years before buying the big ticket items they aspired for। देखिए इसका मतलब क्या है? यहां पर एक इडियम यूज हुआ है, gone are the days, मतलब वो दिन अब चले गए या वो दिन अब लद गए, इसको हम बोलते हैं इडियम। ठीक है, तो ये हमेशा प्रेजेंट में ही यूज होता है। ये वाला जो इडियम है ये पास्ट टेंस में यूज नहीं होता, हमेशा प्रेजेंट में ही यूज होता है। तो गॉन आर द डेज व्हेन पीपल यूज टू प्लान एंड सेव फॉर ईयर्स, मतलब वो दिन चले गए अब जब लोग बाग काफ़ी दिनों तक प्लानिंग करते थे और पैसा बचाते थे, सेविंग करते थे किसी बिग आइटम को खरीदने के लिए। बिग टिकट आइटम का मतलब है कोई महंगा आइटम या बिग इन्वेस्टमेंट, जैसे मकान खरीदना है या कोई बड़ी चीज में इन्वेस्टमेंट, उसके लिए काफी समय तक वो सेव करते थे पैसे को और प्लानिंग करते थे उसके लिए, जिसके लिए वो एस्पायर करते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये चीज प्रेजेंट में है और ये चीज पास्ट में है, लेकिन ये चीज सही है क्योंकि ये जो इडियम है गॉन आर द डेज, ये हमेशा प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। ठीक है, चाहे भले ही ये वाला सेंटेंस आपका पास्ट में हो, तो ये प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजिंग है ये सेंटेंस। और ये सेंटेंस है आपका नो एरर सेंटेंस, इसमें कोई एरर नहीं है और इसमें आपका आंसर होगा 5, नो एरर। ठीक है, गॉन आर द डेज व्हेन पीपल यूज टू प्लान एंड सेव फॉर ईयर्स बिफोर बाइंग द बिग टिकट आइटम्स दे एस्पायर्ड फॉर। इसका आंसर होगा आपका 5। नेक्स्ट देखिए, ये एक सेंटेंस है, टू बी एलिजिबल फॉर ए लोन you need to have a regular source of income, salary, business or any occupation।
मतलब इस सेंटेंस का मतलब है कि लोन के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको यू नीड टू हैव ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, या तो आपकी सैलरी हो, ठीक है, या बिजनेस हो, या फिर और कोई बिजनेस हो, ठीक है। तो यहां पर आपको इस सेंटेंस में यहां पर गलती है, ये एनी के बाद आपको यहां पर लगाना पड़ेगा एनी अदर, क्योंकि एनी यदि आप बोलेंगे तो उसमें तो ये बिजनेस और सैलरी भी इंक्लूड हो जाएगा। इस सैलरी और बिजनेस को एक्सक्लूड करने के लिए यहां पर आपको बोलना पड़ेगा एनी अदर, सैलरी, बिजनेस और एनी अदर ऑक्यूपेशन, सैलरी हो, बिजनेस हो, या कोई और ऑक्यूपेशन हो, ठीक है। तो यहां पर सैलरी और बिजनेस को अलग करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए यहां पर आपको बोलना पड़ेगा एनी अदर। तो इसमें आपकी गलती है 4 पार्ट में इसमें गलती है, और इसमें आपका आंसर होगा 4, ठीक है। तो ये इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, women tend to outlive their spouses, which makes it important for them to save money in instrument that will help them build corps to last a lifetime। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो औरतें होती हैं वो अपने स्पाउस से यानी अपने हस्बैंड से ज़्यादा जीती हैं नॉर्मली, विच मेक्स इट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, और इस चीज़ से ये चीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो पैसे को बचाएं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएं। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है एफडी हुआ, शेयर हुआ, आपका म्यूचुअल फंड्स हुआ, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुए, और बिल्ड कॉर्पस टू लास्ट ए लाइफ टाइम, और अपना एक इतना कॉर्पस हम बोलते हैं कलेक्शन को या संग्रह को, ठीक है। फाइनेंशियल कॉर्पस मतलब जो एफडी वगैरह में जो बाद में 10 साल बाद 20 साल बाद जो इकट्ठा हो जाता है पैसा, आपका पीएफ में हुआ जो इकट्ठा हो जाता है, जो सेविंग करते करते, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस। तो यहाँ पर जो गलती है वो है इसकी जो स्पेलिंग है CORPUS होता है, कॉर्पस, ठीक है। तो यहां पर ये वर्ड रिलेटेड मिस्टेक है, इसमें ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है, वर्ड रिलेटेड मिस्टेक है इसमें। तो इसकी जगह आपको लिखना होगा कॉर्पस, CORPUS। कॉर्प्स का मतलब होता है एक शब्द जो होता है, एक मरा हुआ जो व्यक्ति होता है लास्ट जिसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्प्स, ठीक है। तो कॉर्पस आएगा यहां पर, और यहां पर आपकी जो गलती होगी, मतलब जो आंसर होगा आपका वो होगा 4 में, ठीक है। इसमें 4 आपका एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, सक्सेस एट वर्क शुड नॉट कैरी अ डिस्प्रपोर्शनेट प्राइस टैग whereby we end up souring relationships with our family members and friends which matter to us। बहुत टिपिकल और बहुत ट्रिकी सेंटेंस है, काफ़ी लेंदी सेंटेंस है, और डेफिनेटली इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी पार्ट्स में इसमें एरर हो सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं इसको तो इसमें आप एरर निकाल सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है कि सक्सेस आपको, आपके काम में जब सक्सेस मिलती है तो उसके साथ आपको एक प्राइस टैग कैरी नहीं करना चाहिए, कि ऐसा प्राइस टैग आप कैरी करें जिससे कि आपके जो रिलेशंस हैं, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आपके संबंध खराब हो जाएं। साउरिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है, साउरिंग का मतलब होता है खट्टापन। तो खट्टापन का यहां पर मीनिंग ये है कि उनसे आपके संबंध खराब हो जाए, उसमें खट्टाहस आ जाए, ठीक है। तो इस कीमत पर सक्सेस आपको लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सक्सेस एट वर्क शुड नॉट कैरी अ डिस्प्रपोर्शनेट, डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब है कि वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं हो जाए, कि आपको सक्सेस तो बहुत मिल गई लेकिन आपके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो सारे खत्म हो गए, फैमिली मेंबर से जो रिलेशंस हैं वो सारे खत्म हो गए। तो इस वैल्यू पर, मतलब इस कीमत पर आपको सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए, मतलब नहीं लेनी चाहिए। सक्सेस एट वर्क शुड नॉट कैरी अ डिस्प्रपोर्शनेट प्राइस टैग वेयर बाय का मतलब होता है बाय विच, ठीक है। ये यहां पर जो वेयर बाय लिखा है इसका मतलब होता है बाय विच, जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा वी एंड अप। और ये एंड अप जो वर्ड है इसके बाद हम हमेशा यहां पर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो ये आईएनजी फॉर्म यहां पर सही लगी हुई है। तो इसमें फिर गलती कहां है, इसमें गलती है यहां पर, ये देखिए विच यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि विच जो आ रहा है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आप लगा रहे हैं ये इसके लिए लगा रहे हैं, और फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स जो है सॉरी, इसके लिए आप लगाएंगे हु। तो इसमें आपका जो एरर होगी वो होगी 4th पार्ट में, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब मैंने बताया आपको, आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, कोई चीज कम है या ज्यादा है, प्रोपोर्शन में नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन। एंड अप का मतलब होता है मतलब किसी चीज को करना, या किसी चीज को आखिरी में किसी चीज को करना, उसको हम बोलते हैं एंड अप। और एंड अप के बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, वो भी सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल विच की गलती है, और 4 पार्ट में इसमें
एरर है। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यस्टरडे अ थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस बट ही कुड नॉट स्टील एनीथिंग। ये जो सेंटेंस है इसमें कोई एरर नहीं है, ये नो एरर का सेंटेंस है और इसलिए इसका आंसर होगा 5। और ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है मेक अ एंट्री फोर्सेबली, मतलब जबरदस्ती घर में घुस जाना, तोड़ के या दरवाजा तोड़ के ताला तोड़ के घुस जाना, सेंधमारी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इनटू। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म में ब्रोक इनटू, तो ये सही है क्योंकि यस्टरडे के साथ लगाया ये। और यहां पर बाकी सब कुछ सही है, ये ही भी सही है, ही भी यहां पर सही है, तो स्टील भी सही है, तो इसलिए सेंटेंस आपका नो एरर है, इसमें आपका आंसर होगा 5। मोस्ट विमेन अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है अपने आप को कमजोर कर लेना, अपने आप को कमजोर मानना या किसी चीज को कमजोर कर देना, उसको हम बोलते हैं अंडरमाइन। तो मोस्ट विमेन अंडरमाइन, यहां पर चूंकि विमेन आया है, ये प्लूरल फॉर्म है विमेन का, वुमेन का WOMAN, उसको हम बोलते हैं वुमेन, और इसको हम पढ़ते हैं विमेन। तो विमेन का ये प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ अंडरमाइन लगा है, मतलब इसमें एस नहीं लगा, तो ये चीज़ सही है यहाँ पर। ठीक है, अंडरमाइन देमसेल्व्स, ये सही है। बाय थिंकिंग दैट दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ और दे हैवंट वर्कड बिफोर और देयर हस्बैंड वोंट लाइक इट इफ दे वर्क, मतलब जो कुछ जो लेडीज़ होती हैं, कुछ औरतें होती हैं, अपने आप को अंडरमाइन कर लेती हैं और सोचती हैं कि कि वे क्वालिफाइड इनफ नहीं हैं, पर्याप्त रूप से क्वालिफाइड नहीं है, और उन्होंने पहले काम नहीं किया है, और उन्होंने यदि काम किया तो उनके हस्बैंड को वो पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो लिखा है इफ़ दे वर्क, ये सही है क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल में हम B2 ही लगाएंगे, तो उसके हिसाब से ये सही है, ये भी सही है। यहाँ पर गलती केवल इस वाले पार्ट में है, ये जो हस्बैंड है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा हस्बैंड्स में, क्योंकि ये देयर के साथ लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए इसमें आपका 4 पार्ट में एरर होगी। यदि 4 आपने लगाया है आपके एग्जाम में तो आपका आंसर सही है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इन केस यू कैन नॉट बी इन ऑफिस ऑन टाइम, कॉल इन योर सीनियर एट लीस्ट एन आवर अर्लियर एंड इन्फॉर्म दैट यू आर गोइंग टू बी लेट, मतलब यदि आप ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस गए हैं, 1 घंटा आप लेट हो रहे हैं, तो कम से कम 1 घंटा पहले आप अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप लेट होने वाले हैं। तो इस सेंटेंस में गलती कहां पर है? इस सेंटेंस में गलती जो है, इस सेंटेंस में गलती यहां पर है। ये कॉल इन आप यही नहीं बोलेंगे, यहां पर आप बोलेंगे कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है फोन करके किसी को बताना, कॉल इन का अलग मतलब है। कॉल इन का मतलब एक तो डिमांड होता है किसी स्पेसिफिक चीज के लिए डिमांड करना, कॉल इन का मतलब किसी को अंदर बुलाना भी होता है, तो इसलिए कॉल इन ना आते हुए इसमें आएगा कॉल अप। और यहां पर आपका जो थर्ड पार्ट में गलती है, फर्स्ट आपका सेकंड में गलती है, तो सेकंड इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट में इसका आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्लीज एक्सपेक्ट दैट लाइफ विल नॉट बी इजी वंस यू मेकअप द डिसीजन टू टेक अप अ करियर। देखिए टेकअप और मेकअप यहां पर 2 वर्ड आए हैं, तो पहले मैं इसका मतलब बता देता हूं आपको। टेकअप का मतलब होता है किसी चीज में या किसी करियर में, किसी जॉब में, किसी काम में अपने आप को इंगेज करना, उसमें इंटरेस्टेड होना, उसको बोलते हैं टेकअप। आई हैव टेकन अप दिस करियर, तो उसमें इंगेज होना या उसमें इंटरेस्टेड होना, उसको हम बोलते हैं टेकअप। टेकअप का मतलब टाइम या समय या स्थान को घेरना, उसके सेंस में भी टेकअप यूज होता है, मतलब कंज्यूम करना। ठीक है, जैसे आई डोंट वांट टू टेक अप मोर ऑफ योर टाइम, इस तरीके से भी यूज होता है। टेकअप का मतलब जगह को घेरना या समय को घेरना, उसके लिए भी टेकअप वर्ड यूज होता है। और टेकअप का मतलब है किसी चीज में एंगेज हो जाना या करियर में एंगेज हो जाना, किसी काम में एंगेज हो जाना। तो उस हिसाब से ये टेकअप अ करियर यहां पर सही है, लेकिन ये गलत है। यहां पर मेकअप द डिसीजन की जगह आप बोलेंगे यहां पर मेक द डिसीजन। अब यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि मेकअप का मतलब होता है फिर से फ्रेंड हो जाना। जैसे किसी में लड़ाई झगड़ा हो गया, 2 फ्रेंड्स हैं, उनमें लड़ाई हो गई और वो फिर से फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि दे हैव मेड अप, मतलब उनमें फिर से दोस्ती हो गई है और वो लोग फिर से फ्रेंड बन गए हैं। तो मेड अप उस सेंस में यूज होता है, और यहां पर तो बात हो रही है डिसीजन लेने की, तो इसलिए मेक द डिसीजन यहां पर सही रहेगा। यहां पर अपवर्ड एक्स्ट्रा है, अपवर्ड गलत है, नहीं आएगा यहां पर, तो यही इसमें गलती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो गलती होगी, मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। ठीक है, और एक और होता है मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब होता है किसी चीज की
भरपाई करना, समय की या पैसे की कोई नुकसान हो गया है तो उसको कंपनसेट करना या उसका भरपाई करना, उसको हम बोलते हैं मेकअप फॉर। और मेकअप का मतलब होता है फिर से फ्रेंड बन जाना, और डिसीजन के साथ आएगा केवल मेक वर्ड, मेक डिसीजंस। ठीक है। मेक वर्ड कई सारे वर्ड्स के साथ जुड़ता है, जैसे मेक डिसीजन हुआ, मेक मनी हुआ, मेक अरेंजमेंट हुआ, बहुत सारे वर्ड्स के साथ, मेक एन एंट्री हुआ, मेक प्रोग्रेस हुआ, बहुत सारे वर्ड्स के साथ ये जुड़ता है। तो डिसीजन के साथ भी ये मेक वर्ड जुड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर मेकअप ना आते हुए केवल मेक आएगा, और थर्ड पार्ट आपका इसमें आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर वीमेन इज ट्रिकी कंसिडरिंग दे हैव टू take career breaks for a variety of reasons such as marriage, childbirth and looking after kids or the elder। देखिए इसमें गलती देखते हैं कहाँ पर है। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर वीमेन इज ट्रिकी। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है विमेन के लिए, औरतों के लिए, वो काफ़ी ट्रिकी होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दे हैव टू टेक करियर ब्रेक्स, उनको करियर ब्रेक लेने होते हैं, क्योंकि बहुत सारी रीज़न होते हैं, कभी शादी हो जाती है, कभी चाइल्ड बर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैरिज और चाइल्ड बर्थ ये नाउन है, और इसलिए यहाँ पर ये जो यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये जो यूज़ हुआ है लुकिंग आफ्टर, ये सही है, क्योंकि लुकिंग आफ्टर भी एक नाउन फॉर्म है। यदि लुक आफ्टर होता तो वो गलत होता, क्योंकि वो वर्ब फॉर्म होता। तो चूंकि मैरिज और चाइल्ड बर्थ नाउन फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर भी नाउन फॉर्म चाहिए, यहाँ पर आपको नाउन फॉर्म चाहिए, तो लुकिंग आफ्टर यहाँ पर सही है। ठीक है। तो फिर गलती कहाँ पर है? गलती है इसमें, गलती इसमें यहाँ पर है, मतलब उनको करियर ब्रेक लेने पड़ते हैं मैरिज के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, या बच्चों की देखभाल करने के लिए, या फिर हम किसकी देखभाल करते हैं नॉर्मली, या तो बच्चों की देखभाल होती है, या बहुत बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्डरली। एल्डर नहीं बोलेंगे उनको, हम बोलेंगे एल्डरली, क्योंकि यदि मैं एल्डर बोलूँगा यहाँ पर, सपोज मेरी एज 30 साल है तो, और मेरा जो बड़ा भाई है वो 32 साल का है, तो मैं 32 साल के व्यक्ति की देखभाल नहीं करूँगा। ठीक है, नॉर्मली 32 साल के व्यक्ति को देखभाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्डरली, ELDERLY। ठीक है, तो एल्डर ना आते हुए यहाँ पर आएगा आपका एल्डरली, और इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा 4। और यहाँ पर एल्डर से पहले ये दा लगा हुआ है, ये सही है, क्योंकि जब हम इस तरह के वर्ड से पहले दा लगाते हैं एडजेक्टिव से पहले, तो वो एक ग्रुप माना जाता है। ठीक है, जैसे यदि मैं बोलूँ दा पुअर, तो मतलब पुअर लोगों का ग्रुप, दा रिच तो मतलब रिच लोगों का ग्रुप, दा फेमस मतलब फेमस लोगों का ग्रुप। तो इसलिए दा सही है, केवल एल्डर में गलती है, एल्डरली यहां पर होगा, और 4 इसका आपका आंसर माना जाएगा। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस का मैंने स्पॉटिंग एरर का आपको आंसर पूरा बताया है। इसके थ्रू आप अपना देख सकते हैं कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्या क्या आंसर आपने लगाए हैं, चेक कर सकते हैं कितने सही हैं आपके, कितने गलत हैं। और एट द सेम टाइम आगे के आपके जो एग्जाम है, IBPS PO मेंस है, RRB है, IBPS क्लर्क है, उसके लिए भी आप इसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं। और मेंस में भी डेफिनेटली इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे IBPS PO मेंस में, तो उसके थ्रू भी, उसके लिए भी आप इससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरी कुछ लिंक्स, इनके थ्रू मुझसे आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में, और इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है एक, उसको भी आप प्लीज़ लाइक करिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं, एक ग्रुप है, और मेरा ईमेल आईडी भी है, इसके थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, मैं इनके सॉल्यूशंस बना रहा हूँ, पैराजंबल के सॉल्यूशन भी बना रहा हूँ, कुछ पैराजंबल के क्वेश्चंस भी स्टूडेंट ने मुझे भेजे हैं, तो उसके भी मैं सॉल्यूशन बना के अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप देख लीजिए, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के पैराजंबल आपके बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, तो वो भी मैं बना रहा हूँ। और ये वीडियो हिंदी में है, और इसका इंग्लिश वर्जन, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं, उसका इंग्लिश वर्जन भी मैं अपलोड कर दूंगा। इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके आप इसी का सेम इंग्लिश वर्जन आप देख पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।